नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती वियोग खंड के काव्यांशों का अनुशीलन कर रहे थे, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की लौकिक प्रेम कथा को प्रस्तुत किया है। इस लौकिक प्रेम कथा के अंतर्गत जब राजा रत्नसेन पद्मावती से विवाह करने हेतु चित्तौड़ से चले जाते हैं तो उनकी परिणीता रानी नागमती विरह के अथाह सागर में डूबकर जिस कष्ट का, जिस वेदना का अनुभव करती है, उस वेदना का बहुत ही मार्मिक चित्रण नागमती वियोग खंड में कवि जायसी के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में आज हम जिस काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं, उस काव्यांश में भादो माह में अनुभव होने वाली नागमती की विरह व्यथा का वर्णन कवि ने किया है। कवि जायसी ने नागमती के विरह वर्णन को चित्रित करने में, विरह व्यथा को अभिव्यक्त करने में उस समय में प्रचलित 12 मासा पद्धति का अनुसरण किया है, जहाँ एक एक महीने में नागमती किस प्रकार विरह का अनुभव करती है, किस प्रकार कष्ट सहन करती है, उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। भर भादो तू भर अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। मंदिर सून पिय अनते बसा, सेज नाग भे धे ढसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। चमकी बीज घनी गरजी तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। बरिसे मघा झंकोरी झंकोरी, मोर दुई नैन चूही जस ओरी। पुरबा लाग पुहमी जलपूरी, आक जवास भई हो झूरी। धनी सूखी भर भादो माहा, अबहू आई न सिंचसी नाहा। जलथल भरे अपूरी सब, गगन घरनी मिली एक। धनी जोबन ओ गाह मह, दे बूढ़त पिय टेक। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जायसी ने भादो माह में अनुभव होने वाली नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया है। जहाँ तक संदर्भ की बात है विद्यार्थियों, संदर्भ हमारा सभी काव्यांशों में समान ही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश सूफी प्रेमाख्यानक कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत की नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। तो भादों में अनुभव होने वाली नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि नागमती के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो भादों का महीना आ गया है, भाद्रपद का महीना आ गया है, जिसे काट पाना मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। भर भादो दूभर अति भारी, इसे काट पाना मेरे लिए दुभर है, कठिन है। कैसे भरो रैन अंधियारी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रिय के वियोग में इन अंधेरी रातों को किस प्रकार काटूं। मंदिर सून पिय अनते बसा, मेरा मंदिर यानी मेरा घर तो सूना है, क्योंकि मेरा प्रिय तो अन्यत्र जाकर बस गया है। सेज नाग भी धीधी ढसा, उसके बिना तो ये जो सेज है, जो शैया है, यह तो नागिन बनकर मुझे डसती हुई सी प्रतीत होती है। यहाँ सेज नाग में हमें विद्यार्थियों रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेज पर नाग, नागिन का आरोप किया गया है, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। मैं शैया पर एक तरफ पाटी पकड़कर अकेली पड़ी रहती हूँ, एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती है। नैन पसारी, मैं नेत्र पसार कर अर्थात आंखें खुली रखकर प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। और मेरा हृदय ही फाटी, मेरा हृदय वेदना से फटने लगता है। चमकी बीज घनी गरजी तरासा, और इन अंधेरी रातों में क्या होता है, बिजली चमककर और बादल गरज कर मुझे और अधिक त्रास देते हैं, भयभीत कर देते हैं। विरह काल हुई जीव गरासा, और यह जो विरह का समय है, यह काल बनकर, मृत्यु बनकर मेरे प्राणों को ग्रस्त कर लेता है, मुझे और अधिक डरा देता है। बरसे मघा झंकोरी झंकोरी, मोर दुई नैन चूही जैसी ओरी। अब मघा नक्षत्र के जो बादल हैं, वह पवन के झंकोरों के साथ, पवन के झोंकों के साथ
बरस रहे हैं। और विरह की अधिकता के कारण मोर दुई नैन चूहे, मेरे जो दोनों नेत्र हैं उससे आंसू टपक रहे हैं। और आंसू इस प्रकार टपक रहे हैं जसी ओरी, कैसे टपक रहे हैं, जैसे वर्षा काल में छप्पर की ओलाती टपकती रहती है, वैसे ही विरह की अधिकता के कारण मेरे नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं, टपक रहे हैं। मोर दुई नैन चूही जसी ओरी, इस पंक्ति में विद्यार्थियों उदाहरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ नागमती ने अपने नेत्रों से बरसने वाले आंसुओं को छप्पर की ओल जिस प्रकार ओलती टपकती है उसका उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। पूर्बा लाग पुहमी जलपूरी, आक जवास भई हो झूरी। पूर्बा लाग पुहमी जलपूरी, अब तो पूर्वा नक्षत्र भी लग गया है और पूरी जो पृथ्वी है वह जल से भर गई है। आक जवास भई हो झूरी, किंतु मेरी क्या दशा है, नागमती कहती है मैं तो आक और जवासे की भांति जल रही हूँ, क्योंकि वर्षा ऋतु में केवल आक और जवासा ही सूख जाते हैं, जबकि बाकी सभी पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो यहाँ भी पुनः हमें उदाहरण अलंकार देखने को मिल रहा है। धनी सूखी भर भादो माह, नागमती कहती है कितनी आश्चर्य की बात है, धनी सूखी, धनी यानी वह अपने लिए कह रही है कि यह विरहणी सूखती जा रही है। भर भादो माह, उस भादो माह में सूखती जा रही है जिस भादो में सब हरे भरे हो जाते हैं। अब हूँ आई न सींचसी नाहा, कि अब भी तुम मुझे आकर सींच क्यों नहीं देते, कि अर्थात मैं अभी जो मेरा शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है यह पुनः पल्लवित तभी होगा जब मेरे प्रिय मेरे पास आ जाएंगे। तो नागमती कहती है कि अभी तक क्यों नहीं आए हो, क्यों नहीं मुझे सींच देते हो, मुझे हरी भरी कर देते हो। धनी सूखी भर भादो माह, यहाँ हमें विद्यार्थियों विरोधाभास अलंकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भाद्रपद के महीने में जो सब हरे भरे होते हैं वहीं यहाँ विरहणी नागमती के सूखने का वर्णन किया गया है। जल थल भरे अपूरी सब, गगन घरती मिली एक। नागमती आगे कहती है कि सारी पृथ्वी, सारी नदियाँ, सरोवर सब जल से पूरी तरह से भर गई है, पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं, किंतु हे प्रियतम धनी जोबन ओगाह मह, किंतु मैं जो यौवन के अथाह जल में डूबती जा रही हूँ, दे बूढ़त पिय टेक, कि हे प्रिय तुम आकर इस डूबती हुई को सहारा दे दो, तभी मैं बच पाऊंगी। तो विद्यार्थियों यहाँ हम बात करें तो यहाँ प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप देखने को मिल रहा है, जहाँ जायसी ने भादों के महीने में नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किया है, और प्रकृति जो नागमती की विरह वेदना है उसे और अधिक उद्दीप्त कर रही है। अलंकारों की जहाँ तक हमने बात की तो यहाँ रूपक अलंकार, उदाहरण अलंकार और विरोधाभास की छटा देखने को मिल रही है। रस वही वियोग श्रृंगार रस है, भाषा अवधि है और दोहा चौपाई छंद है। लाग कुआर नीर जग घटा, अब हूँ आऊ प्यू पर भूमि लटा, तो ही देखे प्यू पलहु काया, उतरा चित बहुरी करू माया। उई अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुरे पलानी चढ़े रन राजा, चित्रा मित मीर घर आवा, कोकिल पीऊ पुकारत पावा, स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती सब भरे, सरवर संवरी हंस चली आए, सारस पुरहि खजन दिखाए, भय बिगास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले, बिरह हस्ती तन साले, खाई करे तन चूर, बेकी आई पिय बाजहू गाजहू होई सदूर। यहाँ वही नागमती की वियोग कथा का वर्णन जायसी ने 12 मासे के रूप में किया है, और अश्विन के माह में विरहणी नागमती क्या अनुभव करती है और प्रिय से क्या आकांक्षा रखती है उसी का मार्मिक चित्रण हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। संदर्भ हमारा वही पूर्ववत रहेगा। तो नागमती अपने परदेश गए प्रियतम राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रिय, लाग कुआर नीर जग घटा, अबहू आऊ प्यू पर भूमि लटा, कि हे प्रिय अब तो क्वार का महीना लग गया है, अश्विन का महीना लग गया है, अब क्या है, नीर जग घटा, अब वर्षा कम हो गई है और जो चारों तरफ जल भरा हुआ था वह भी कम हो गया है, घट गया है।
अब हूँ आऊ पीऊ पर भूमि लटा। हे प्रिय अब तो आ जाओ, तुम्हारे विरह में मैं अत्यंत दुर्बल हो गई हूँ। तो ही देखे पीऊ पलुहे काया, उतरा चित बहुरी करूँ मया। हे प्रिय, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही तुम आओगे और तुम्हें मैं देख लूँगी तो तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरी यह जो क्षीण काया है वह पलुहे फिर से पल्लवित हो उठेगी। उतरा चित्त बहुरी करूँ माया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे चित्त, तुम्हारे ध्यान से मैं उतर गई हूँ। तुम मुझ पर दया करके फिर से आ जाओ। यहाँ चित्त बहुरी करूँ, दया, माया की जगह दया पढ़िए। उए अगस्ती हस्ती घन गाजा। अब यहाँ अगस्ती यानी जो अगस्त्य नक्षत्र है वह उदित हो गया है, और हस्ती घन गाजा, और हस्ती नक्षत्र के जो बादल हैं वह गर्जना करने लगे हैं। यहाँ प्रस्तुत काव्यांश में विद्यार्थियों मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना जो ज्योतिष ज्ञान है उस ज्योतिष ज्ञान को पूरी तरीके से अभिव्यक्त किया है। तो नक्षत्रों का जो ज्ञान है यहाँ हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। और जायसी ने लिखा है कि अगस्त्य नक्षत्र का उदय हो गया है और हस्ती नक्षत्र के जो बादल हैं वह गर्जना करने लगे हैं। तुरे पलानी चढ़े रन राजा। तुरे यानी घोड़ों पर। यह जो समय है यह वर्षा काल की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन की सूचना देने वाला है, क्योंकि अगस्त्य नक्षत्र का उदय हो गया है, हस्ती नक्षत्र के जो बादल हैं वह गर्जना कर रहे हैं। कहने का आशय है वर्षा काल समाप्ति की ओर है और शरद ऋतु का आगमन होने ही वाला है। इसलिए अभी तक जो रास्ते बंद थे और जो राजा रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे, अब उन्होंने क्या किया है, तुरे पलानी चढ़े रन राजा। उन राजाओं ने घोड़ों पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र के लिए चलने का निर्णय कर लिया है। चित्रा मित मीर घर आवा। चित्रा नक्षत्र का मित यानी यहाँ मित्र, और मित्र से आशय है सूर्य से, कि जो चित्रा नक्षत्र का सूर्य है वह मीन घर आवा, मीन राशि में आ गया है। यहाँ भी हमें जायसी के ज्योतिष ज्ञान का पता चल रहा है। कोकिल पीऊ पुकारत पावा। और पपीहा जो पीऊ पीऊ की रट लगाए हुए था वह भी अब शांत हो गया है। ऐसा लगता है उसे भी अपना मन भावन प्रियतम मिल गया है। स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती सब भरे। इसी क्रम में नागमती राजा रत्नसेन को संबोधित करके कहती है कि स्वाति नक्षत्र का जल बरसने से चातक की मनोकामना भी पूरी हो गई है, और समुद्र की जो समस्त सीपियाँ हैं वह भी मोतियों से भर गई है। सरवर संवरी हंस चले आए, और हंस भी वर्षा काल में सरोवरों को छोड़कर चले गए थे, वह पुनः अपने सरोवरों को याद करके पुनः यहाँ आ गए हैं। और सारस कुरही खंजन दिखाए, और जो सारस पक्षी है वह भी क्रीड़ाएं करने लगे हैं, और जो खंजन पक्षी है वह भी दिखाई देने लगे हैं, यानी अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। भय विगास कांस बन फूले। कंत न फिरे विदेश ही भूले। अब वनों में जो कांस के फूल हैं वह भी खिल उठे हैं, पर मेरा प्रियतम तो परदेश में ऐसे रम गया है जैसे वह मुझे भूल ही गया है, वापस लौट कर ही नहीं आया। बिरह हस्ती तन साले खाई करे तन चूर। नागमती कहती है कि हे प्रिय, यह जो विरह रूपी हाथी है, विरह हस्ती, विद्यार्थियों यहाँ हमें फिर से रूपक अलंकार देखने को मिल रहा है जहाँ विरह पर हाथी का आरोप किया गया है। तो यह जो विरह रूपी हाथी है मेरे शरीर को तन साले, शरीर को कष्ट दे रहा है। खाई करे तन चूर, वह मेरे हृदय को अपनी चिंगाड़ से चूर चूर कर रहा है। बेकी आई जल्दी आओ प्रिय, हे प्रिय तुम जल्दी आओ। बाजहू गाजहू होई सदूर, सदूर अर्थात शार्दुल, और शार्दुल का आशय है सिंह, कि जिस प्रकार शेर की गर्जना सुनकर हाथी भाग जाता है, तो नागमती रत्नसेन को कहती है कि हे प्रिय तुम सिंह बनकर आओ और अपनी गर्जना से उस विरह रूपी हाथी को भयभीत करके उसे पराजित कर दो। भाव यह है कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार प्रियतम के आते ही मेरा विरह भी दूर हो जाएगा।
विशेष की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो वही भाषा अवधि, वियोग श्रृंगार रस, दोहा जो पाई चंद है। और यहाँ हमें जायसी का जो ज्योतिष ज्ञान है वह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि विविध नक्षत्रों के बारे में यहाँ जायसी ने चर्चा की है। वैसे भी वस्तु वर्णन की दृष्टि से पद्मावत को आचार्य शुक्ल जी ने एक उत्कृष्ट कोटि का काव्य माना है, जहाँ हमें वस्तु वर्णन की अधिकता देखने को मिलती है। अलंकारों की बात करें तो हमें यहाँ रूपक अलंकार देखने को मिला है, इसके साथ ही यहाँ हमें अन्य अलंकारों की छटा भी देखने को मिल रही है। और नागमती की जो विरह वेदना है उसका अत्यंत मार्मिक चित्रण भी इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।